हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिस इज निशांत। आज है डे 14 कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज का। आज फिर से हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे। 6:30 बजे आपको क्वेश्चन गया होगा और आज के जितने भी क्वेश्चन है बेसिकली सारे PYQs ही हैं, लेकिन वो जो रिसेंट डेटा है उससे अपडेटेड रहेगा। तो आपको ये 10 टॉपिक प्लस उस 10 टॉपिक के अराउंड जो भी चीजें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। इसमें आपका ये काम रहेगा कि इन टॉपिक्स को फिर से जाके आप रिवाइज कर लें, है ना। और अपने मार्क्स जरूर कमेंट करें। आपको जो भी इसमें कंफ्यूजन है वो जरूर कमेंट करें, और जो भी वीडियोस बनवाना है अभी आगे के टाइम पे अगले 10-12 दिनों में जो आपको हेल्पफुल होगा, क्योंकि देखो अभी लास्ट मोमेंट है ना। अभी एंग्जाइटी बढ़ जाती है। आपने जो पढ़ा है, जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया, अब आया रिवीजन का समय। तो अब आपको रिवीजन में टाइम देना है, उन छोटे वीडियोस को देखना है। तो फटाफट हम कोशिश करेंगे 20 से 25 मिनट में 10 क्वेश्चन को फिनिश करें। तो पहला क्वेश्चन जो है वो मेडावल हिस्ट्री से है, जो आप लोग को बहुत ही कम याद होता है, शेरशाह सूरी से है। तो शेरशाह सूरी का टॉम कहां है, यह सवाल है। तो इससे पहले हम लोग को यह जानना पड़ेगा कि शेरशाह सूरी के बारे में थोड़ा जानते हैं। इनके बचपन का क्या नाम था? इनके बचपन का नाम था फरीद खान। इनके बचपन का नाम क्या था? फरीद खान। इनके पिताजी का क्या नाम था? इनके पिताजी का नाम था हसन खान। इनके पिताजी का नाम था हसन खान। वो क्या थे? जो सासाराम है जहां पे इनका टॉम्ब है उसी जगह के, यानी सासाराम के जागीरदार थे। कौन? हसन खान। हसन खान कौन है? बाबूजी हैं, पिताजी हैं किसके? शेरशाह सूरी के, है ना। शेरशाह सूरी का जो साम्राज्य था उसमें उन्होंने 47 सरकार में अपना पूरा एम्पायर डिवाइड करके रखा था, है ना। सरकार, सूबा, बहुत तरह के डिविजन्स थे। तो 47 सरकार में उन्होंने डिवाइड करके रखा था। उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट था, दीवान ए विजारत। दीवान ए विजारत, है ना। एकदम पूछा जा सकता है सवाल कि दीवान ए विजारत किसके एडमिनिस्ट्रेशन में था, या दीवाने विजारत पोस्ट जो था, पोजीशन जो था, इसका क्या मतलब है। तो दीवाने विजारत जो था बेसिकली वो देखोगे तो जो रेवेन्यू और फाइनेंस का मैटर देखता था शेरशाह सूरी के एम्पायर में, उसको हम लोग दीवाने विजारत बोलते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको हम बस देख रहे हैं इसमें। फिर देखोगे तो इन्होंने लैंड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। जो जमीन था उसको इन्होंने कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया था? लैंड को इन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। ये तीनों कैटेगरीज किसके लिए डिवीजन की गई थी? ताकि उनसे जो रेवेन्यू वसूला जा सके उनके ईल्ड के बेसिस पे हो, ना कि कुछ भी गए और वसूल कर लिए। तो लैंड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। कितना ईल्ड हो रहा है उससे कितना रेवेन्यू आ रहा है पीजेंट्स को, उस हिसाब से उनकी रेवेन्यू बनेगी, है ना। उसके बाद देखेंगे तो इनका एक और सिस्टम था, वो था पट्टा और कबूलियत, है ना। पट्टा वाला सिस्टम देखो अभी भी बहुत जगह चलता है, पट्टा सिस्टम और कबूलियत सिस्टम। पट्टा क्या होता था कि वो किसानों को दिया जाता था, जमीन का एक टुकड़ा दिया जाता था, बदले में वो कबूलियत लेते थे। कबूलियत किसके पास आता था? सरकार के पास आता था। पट्टा क्या था? पीजेंट्स के लिए था, है ना। एक फेमाइन रिलीफ फंड इन्होंने स्टैब्लिश किया था। फेमाइन रिलीफ फंड इन्होंने स्टैब्लिश किया था। जो फेमाइन रिलीफ फंड यानी कि अगर सूखा पड़ जाता है उसके रिलीफ के लिए एक फंड इन्होंने बनाया था। उस फंड में ये कहते हैं कि हम आपसे 2.5 सेर अन्न लेंगे, है ना, पर बीघा, है ना। ये फेमाइन रिलीफ फंड जो बनाए थे, कौन बनाए थे? शेरशाह सूरी बनाए थे। इनका पर्पस क्या था? जो फेमाइन में कुछ सूखा पड़ा तो उसमें अनाज कहां से आएगा, तो पहले से इकट्ठा करके रखना है। इनके राज में जो वेट एंड मेजरमेंट था उन्होंने स्टैंडर्ड किया था। स्टैंडर्ड वेट एंड मेजरमेंट को बरकरार रखा था, है ना। स्टैंडर्ड वेट एंड मैनेजमेंट पे उन्होंने बात की थी। अपने टाइम पे ये रुपया लाते हैं, है ना। रुपया लाते हैं, क्या था वो? एक सिल्वर कॉइन था। रुपया लाते हैं, सिल्वर कॉइन था। बेसिकली 1503 तक अगर हम देखेंगे तो कहा गया था कि साउथ बिहार का जो वर्चुअल रूलर है, साउथ बिहार के वर्चुअल रूलर के नाम पे किसको जाना जा रहा था? शेरशाह सूरी को जाना जा रहा था। 1503 तक साउथ बिहार में किन का राज हो गया था? शेरशाह सूरी का राज हो गया था। अब देखो राज किए होंगे तो लड़ाई लड़े होंगे। अब कुछ इनके बैटल्स को हम लोग देखते हैं ना, कुछ इंपॉर्टेंट बैटल जो इन्होंने लड़े। देखो ये सब इंपॉर्टेंट है, एकदम रिवीजन का पॉइंट है ना। इसको इग्नोर मत करना, एटलीस्ट एक पेपर पे घिसते जाना। सबसे पहला 1534 में कौन सी लड़ाई हुई? बैटल ऑफ सूरजगढ़ हुई।
इस बैटल ऑफ सूरजगढ़ में, बैटल ऑफ सूरजगढ़ हुई, इसी बैटल ऑफ सूरजगढ़ में इनको एक उपाधि मिली। कौन सी उपाधि मिली? हजरत आला की, यानी कि पावर ऑफ अल्लाह की, है ना। फिर अगला लड़ाई होता है 1539 में, वो लड़ाई कौन सा है? बैटल ऑफ चौसा। किसके साथ होता है? हुमायूं के साथ होता है। कौन सी लड़ाई? बैटल ऑफ चौसा। क्या होता है? हुमायूं डिफीट होता है। अगली लड़ाई बैटल ऑफ कन्नौज कब होती है? 1540 में। कौन सी लड़ाई है? बैटल ऑफ कन्नौज। पहले क्या हुआ? बैटल ऑफ सूरजगढ़, बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ कन्नौज। बैटल ऑफ कन्नौज भी जो था उसमें भी हुमायूं हार गया। उसके बाद होता है एक बैटल ऑफ कलिंजर, बैटल ऑफ कलिंजर होता है ना। ये कब होता है? ये होता है 1545 में। और भी शेरशाह सूरी के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, है ना। बेसिकली इसमें भी शेरशाह सूरी जीत जाते हैं, लेकिन अब कितना पढ़ोगे, है ना। कम समय में मैक्सिमम रिवीजन कोशिश कर रहे हैं हम लोग। अब देखो इसमें एक चीज और बचा कि एक सिस्टम था जो इनका लैंड का सिस्टम था, रेवेन्यू का, वो उसकी सिमिलैरिटी किससे थी? मॉडर्न सिस्टम में। मतलब जब मॉडर्न हिस्ट्री आया, है ना, जब अंग्रेजों का टाइम आया, तो उस समय के सिस्टम में और इनके सिस्टम में एक कॉमन था, वो था रियोटवारी। जो रियोटवारी सेटलमेंट आया था, अब ये मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, रियोटवारी किसने लाया? तुम ये भी पढ़ोगे कि महलवारी सिस्टम किसने लाया, ये भी पढ़ोगे कि परमानेंट सेटलमेंट किसने लाया, और उन वो सब जो सिस्टम लाए गए वो कितने परसेंटेज एरियाज को कवर कर रहे थे, उनके लाने वाले कौन थे, ये सब आप कमेंट करोगे, है ना। पक्के से कमेंट करोगे, अगर आपको याद होगा तो, नहीं याद होगा तो पक्के से जाकर आप रिवाइज करोगे। तो ये जो रियोटवारी सिस्टम था, है ना, जिसको मुनरो और रीड ने लाया था, चलो बता ही दिया, मुनरो और रीड ने लाया था, है ना। सेम सिस्टम जो शेरशाह सूरी के टाइम पे था, नाम अलग था, है ना। तो उसी टाइप का एक अरेंजमेंट बोले तो उस टाइप का अरेंजमेंट था, है ना। तो आंसर इसका सासाराम हो जाएगा। चलो अब आते हैं अगले सवाल पे। इन अक्टूबर 1943, अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया सेट किया था। आप ध्यान देना, इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस, एक ऐसा टॉपिक है जिसपे बीपीएससी सवाल पूछते नहीं थकता है। तो अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट सेट किया था फ्री इंडिया का, जिसको कितने कंट्री ने रिकॉग्नाइज किया? ये 70th बीपीएससी का सवाल है। आपको पता नहीं है तो पता होना है, आंसर इज 9। क्या हुआ था? एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाया गया था, जैसे तालिबान ने गवर्नमेंट बना लिया। अब उस तालिबान गवर्नमेंट को कितने अलग अलग कितनी सरकारें रिकॉग्नाइज करती हैं, है ना। तो इसको कंपेयर नहीं किया जा रहा आईएनए से, है ना, डोंट टेक अदरवाइज, एक समझाने की दृष्टि से कि उसी तरह से एक अलग प्रोविजनल सरकार बनाई गई जो भारत में सरकार थी उसके अलावे, ताकि वो एक भारत के सरकार की तरह है जो नॉन रेसिडेंट है इंडिया में है ना। तो एक प्रोविजनल गवर्नमेंट जो बनाया गया फ्री इंडिया का, है ना, वो कब बनाया गया? अक्टूबर 1943। टू बी प्रिसाइज देखें तो ये कितना अक्टूबर था? ये 21 अक्टूबर 1943 को। कहां बनाते हैं? ये सिंगापुर में बनाते हैं। कौन बनाते हैं? सुभाष चंद्र बोस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया बनाते हैं। क्या इतना तक सीमित रहना है? नहीं। एक चीज और जान लो कि ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाया गया, इसका जो नेशनल एंथम था, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कौमी तराना। इसका नेशनल एंथम क्या था? कौमी तराना इसका नेशनल एंथम था। इसका जो मिलिट्री विंग था, है ना, एक तो सरकार बनी, तो सरकार सिर्फ मिलिट्री से नहीं चलती है, सारा देश जो है वो नॉर्थ कोरिया नहीं है, तो उसका जो एक मिलिट्री विंग था उसको हम लोग इंटरनेशनल आर्मी बोलते हैं। मतलब इंडियन नेशनल आर्मी जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वो बेसिकली पार्ट था इस प्रोविजनल गवर्नमेंट का जो इसने स्टैब्लिश किया था सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में। कब किया था? 21 अक्टूबर 1943 को किया था, है ना। अब जब सरकार बन गई तो टोटल 9 नेशंस ने इनको रिकॉग्नाइज किया, और कहा जाता है कि इसी के बाद, है ना, उन्होंने एक नारा दिया था, दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का जो नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, इसी के बाद दिया था जब सरकार बाहर बन गई थी, उसके बाद भारत आने की चाह थी। चलो अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। द साउदर्न कॉन्टिनेंट ब्रोकन फ्रॉम पेंजिया इज। देखो ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का है, काफी बेसिक क्वेश्चन है, और समझो कि यहां से कंटिन्यूअस 2-3 बार सवाल आता गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी रिवाइज करना। जब आप पेंजिया की बात करते हैं, पेंजिया क्या था? एक सुपर कॉन्टिनेंट था। पेंजिया क्या था? एक सुपर कॉन्टिनेंट था जो 2 भाग में बट जाता है। एक हो जाता है गोंडवाना लैंड, है ना, एक हो जाता है गोंडवाना लैंड, दूसरा हो जाता है लोरेशिया। पेंजिया जो एक सुपर कॉन्टिनेंट है, दो भाग में बट जाता है, एक है गोंडवाना लैंड, एक है लोरेशिया। इसके साथ
जो कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट के साथ पेंजिया है, इसके साथ इसके पैरेलल में एक पानी का जो जगह है उसको बोलते हैं पेंथलासा। ये पूछा जा सकता है कि पेंजिया के साथ पानी वाला जो जगह था उसको क्या कहते हैं, जहां पे वाटर बॉडीज थे उनको पेंथलासा बोलते हैं। तो पेंथलासा और सुपर कॉन्टिनेंट में पेंजिया। जब टाइम आगे बढ़ा, है ना, जब समय आगे बढ़ा तो क्या हुआ कि ये सुपर कॉन्टिनेंट और फर्दर डिवाइड होने लगा, है ना। जो डिवीजन हुआ वो गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया में हो गया। अभी देखो साउदर्न कॉन्टिनेंट ब्रोकन फ्रॉम पेंजिया, है ना, पेंजिया से जो ब्रोकन हुआ साउदर्न कॉन्टिनेंट वो कौन सा है ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम कुछ थ्योरीज के बारे में देखते हैं इसमें। पहला देखो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किन्होंने प्रोपाउंड किया था, इसको प्रोपाउंड करने वाले थे अल्फ्रेड वेगनर, है ना। दूसरा देखें बिग बैंग। बिग बैंग थ्योरी को जो प्रोपाउंड करने वाले थे कौन थे, लेमेत्रे। लेमेत्रे ने प्रोपाउंड किया था किसको, बिग बैंग को। अगर हम गैसियस हाइपोथेसिस की बात करें, हो सकता है पूछेगा, ये पूछ चुका है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, तो ये भी पूछ सकता है। अगर गैसियस हाइपोथेसिस की बात करें तो आप जानते होंगे एक नाम इमैनुअल कैंट का। इमैनुअल कैंट ने गैसियस हाइपोथेसिस को दिया था, है ना। उसके साथ देखोगे तो एक है सी फ्लोर स्प्रेडिंग। इससे सवाल आया था कि कौन सा सरफेस पहले आता है कौन सा बाद में आता है। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग के जो प्रोपाउंडर हैं उनको कहा जाता है एच हेस या हेनरी हेस, है ना। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, गैसियस हाइपोथेसिस थ्योरी एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, है ना। चलो अब चलते हैं आगे। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स वेर पुट अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ पंचायत बाय 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। एक हजारों बार आपको क्वेश्चन कराया गया होगा कि 73वीं और 74वीं अमेंडमेंट के अंदर कौन सा पार्ट ऐड हुआ, कौन सा शेड्यूल ऐड हुआ, क्या ऐड हुआ, पंचायत बना, म्युनिसिपैलिटी बनाया, उससे हम लोग नहीं जा रहे। सवाल पूछा है कि जो 11th शेड्यूल लाया गया उसके अंदर कितने सब्जेक्ट्स हैं, है ना। तो आपको पता होगा जो 73वां संवैधानिक संशोधन किया गया था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, जिसको करने का अधिकार, जिसको करने का डायरेक्शन कौन देता है, आर्टिकल 40 देता है। आर्टिकल 40 डायरेक्ट करता है। उसी डायरेक्शन के अंदर 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है। और जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है इसके अंदर कहा जाता है कि आप एक पार्ट डालिए, पार्ट 9। जो पार्ट 9 डालेंगे उसके अंदर आप कितने आर्टिकल डालेंगे, इसके अंदर 16 आर्टिकल्स आप डालेंगे, मतलब 16 आर्टिकल्स इसमें डाला गया है पार्ट 9 में। इसी के थ्रू एक 11th शेड्यूल ऐड होता है। जो 11th शेड्यूल ऐड होता है उसमें कितने सब्जेक्ट हैं, उसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं, है ना। 11th शेड्यूल में 29 सब्जेक्ट्स हैं। तो क्या यहीं तक सीमित है, नहीं। हम ये देखेंगे कि ये तो आर्टिकल 243G के तहत 29 सब्जेक्ट है। अगर आपको बोला कि ये बताओ आर्टिकल 243H के तहत, यानी म्युनिसिपैलिटीज में, है ना, या कहें तो 243H के अंदर क्या चीज है, उसमें क्या प्रोविजन है, तो इसमें यह प्रोविजन किया गया है कि आप टैक्सेस इंपोज कर सकते हैं, है ना। तो जो पंचायती राज है, जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर आएगा, उसका टेनियर कितना है, 5 साल का टेनियर होता है ना। 5 साल तक वो उसका एक टेनियर होता है। अच्छा, जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था, उसके बाद बिहार में कौन सा कानून लाया गया ताकि उसका क्रियान्वयन बिहार में किया जा सके, तो उसके अंदर आया था बिहार पंचायती राज एक्ट, कौन सा, 1993। बिहार पंचायती राज एक्ट 1993 लाया गया था, किसके बाद, 73वीं और 74वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद, ताकि हम उस संवैधानिक संशोधन को बिहार के हिसाब से डालें और यहां पे जो रिजर्वेशन दिया गया था एससी को, एसटी, वीमेन और बैकवर्ड क्लास, उनको बताया जा सके। इसी 243G के अंदर अगर म्युनिसिपैलिटी की बात करें, इसी के अंदर अगर म्युनिसिपैलिटी की बात करें, है ना, तो इसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं। अगर म्युनिसिपैलिटी की बात करते हैं हम, तो इसमें टोटल है 18 सब्जेक्ट्स हैं। कितने सब्जेक्ट्स हैं भाई साहब,
18 सब्जेक्ट्स हैं। हमने 11 शेड्यूल में कितना देखा था, उसमें 29 सब्जेक्ट्स थे, है ना। तो यही इस क्वेश्चन का मूल मंत्र है, यही बताना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गवर्नर के बारे में हमेशा एक सवाल रहता है बिहार के गवर्नर से रिलेटेड, है ना। अब कौन कौन टाइम पे कैसे कैसे चेंज हुआ ये समझो। ये पूछ रहा है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार, है ना, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार। अब सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। बिहार और बंगाल साथ में था, है ना। तो इसका डिवीजन किया गया 1 अप्रैल 1912 में। बिहार और उड़ीसा एक साथ स्टेट बन के आया। जो 1912 में बिहार बना, तो उस समय जो पहले इसके गवर्नर बने वो थे चार्ल्स स्टुअर्ट बेले। बेसिकली चार्ल्स स्टुअर्ट बेले जो थे ना, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, गवर्नर नहीं थे। अब देखो, इनके बाद 1912 में चार्ल्स स्टुअर्ट बेले थे। फिर देखोगे तो जो सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा थे, वो पहले इंडियन थे, है ना, जिनको गवर्नर ऑफ बिहार का ये मिला था, है ना, जिन्होंने गवर्नर ऑफ बिहार एक बार बने थे वो। फिर देखो, हम बेले को याद रखेंगे, प्रसन्ना सिन्हा को याद रखेंगे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो भी बोलो इनको। अब बिहार और उड़ीसा साथ में है। उस बिहार और उड़ीसा में अब गवर्नर यहां से बनना शुरू हुआ 1920 के समय से। जब 1920 के समय से बना और बिहार और उड़ीसा सेपरेट हो रहा था 1936 में, जस्ट सेपरेशन के बाद कौन थे, जेम्स डेविड शिफ्टन थे। ये जो थे 1935 से 37 तक थे, यानी कि 36 वाला जो समय था उसमें कौन थे, शिफ्टन थे। मतलब जब बिहार सेपरेट स्टेट बना उड़ीसा से अलग होके, तब कौन थे, शिफ्टन थे। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं आजादी के समय। हम आजादी के समय आते हैं। अच्छा, एक चीज और देखो यहां पे, हां, एक चीज देखो, जो शिफ्टन थे वो 36 में थे, है ना। उसके बाद कौन आए, अब जब बिहार, उसके बाद मॉरिस गार्नियर हैलेट आए, है ना, मॉरिस गार्नियर हैलेट। शिफ्टन के बाद हैलेट। फर्स्ट जो है शिफ्टन ही होंगे, शिफ्टन आंसर होगा इसका सी। अब यहां पे देखो, हुगडो जो थे, जब भारत आजाद हुआ था उस समय बिहार के गवर्नर कौन थे, तो सर हुगडो थे। सर जयराम दास दौलत राम जो थे, ये फर्स्ट गवर्नर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओगे कि सेकंड गवर्नर कौन थे, है ना, सेकंड गवर्नर ऑफ बिहार पोस्ट इंडिपेंडेंस, है ना। तो अब देखो, कुछ माधव एनी करके थे, है ना, माधव एट्रेनी कुछ, देखो एक बार कमेंट कर देना, पक्के से कमेंट करना। ये बहुत प्रोबेबल सवाल है। मैं एग्जांपल देता हूं, इंडिविजुअल सत्याग्रह का लोग पहला दूसरा याद करते थे, तीसरा याद नहीं करते थे, पूछ लिया ब्रह्मदत्त का नाम, है ना। तो एक स्टेप आगे चलो ना कमीशन से, तो बताना कि सेकंड गवर्नर कौन थे जयराम दौलत राम दास के बाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी प्रोबेबल। चलो अब देखो, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार राइस प्रोडक्शन मैक्सिमम है। जब भी आप इन फूड ग्रेन्स की बात करते हैं, इन आप सीरियल्स की बात करते हैं, तो आप एक चीज में गौर करना कि एक होता है प्रोडक्शन, एक होता है इसकी प्रोडक्टिविटी, है ना। एक होता है प्रोडक्शन, एक होता है प्रोडक्टिविटी। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, किसकी, राइस की, तो प्रोडक्शन रोहतास में सबसे ज्यादा है। प्रोडक्टिविटी की बात करें तो यह भी रोहतास में सबसे ज्यादा है। किस चीज का, राइस का। वही अगर हम व्हीट की बात करें तो प्रोडक्शन किसका ज्यादा है, यहां बात हो रही है प्रोडक्शन की, यहां बात हो रही है प्रोडक्टिविटी की। व्हीट में प्रोडक्शन किसका ज्यादा है, यह भी रोहतास का ज्यादा है। लेकिन अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो यह मुझे लग रहा है किशनगंज का ज्यादा है। किशनगंज का क्या प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, किसमें, व्हीट में। अगर हम मेज की बात करें, है ना, अगर हम मेज की बात करें तो प्रोडक्शन में हम देखें तो प्रोडक्शन में जो है वो पूर्णिया है, और प्रोडक्टिविटी में अगेन इट्स किशनगंज। जब शुगर केन की बात करते हैं तो वेस्ट चंपारण प्रोडक्शन में हाई है, और ये बेगूसराय जो है वो प्रोडक्टिविटी में हाई है। किस चीज में, शुगर केन में, है ना। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रख जाओ। क्या देखा हमने, राइस रोहतास, रोहतास ट्रिपल आर तो बिल्कुल याद रहेगा। अब देखो WRK, व्हीट रोहतास किशनगंज। मेज का देखोगे तो मेज पूर्णिया किशनगंज MPK, शुगर केन वेस्ट चंपारण और बेगूसराय SWB। जैसे याद करना है कर लो। बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए
कौन सा ग्लैंड है? तो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए अगर देखोगे तो यहां पे है हाइपोथैलेमस। इस हाइपोथैलेमस को हम लोग कभी कभी थर्मोस्टैट भी बोलते हैं। थर्मोस्टैट कहां यूज होता है? क्या चीज होता है? टेम्परेचर रेगुलेट करता है। ये टेम्परेचर रेगुलेट कहां यूज होता है? और आपके फ्रिज में यूज होता है, आपके एसी में यूज होता है ना, और भी जो भी इस तरह के सामान हैं उसमें ये यूज होता है। आयरन में यूज होता है, इलेक्ट्रिक आयरन में। जो बॉडी का थर्मोस्टेट है, जो बॉडी का टेम्परेचर है, वो कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस जो है इसको मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। तो भैया मास्टर ग्लैंड कौन है? मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? मास्टर ग्लैंड है ना। जो एपेटाइट है, जो भूख लगती है, प्यास लगती है, वो सब की जो एक सेंसेशन होता है वो कहां से होता है? हाइपोथैलेमस उसको क्रिएट करता है ना। अब इससे चलते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट इज इट टेक्स मच लॉन्गर टू कुक फूड इन द हिल्स देन इन प्लेन्स, है ना। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेटेड है। 100 ऑफ टाइम्स आपको बताया गया। आप जब ऊपर जाते हैं, जब एल्टीट्यूड पे जाते हैं, तो आपका प्रेशर क्या होता है? प्रेशर कम होता जाता है। जब प्रेशर कम होता है तो आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? अगर प्रेशर कम होता जाएगा, ऊपर कम होता जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। तो क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ मतलब आप खाना अगर पका रहे हैं तो कम टेम्परेचर पे ही बॉयल होने लगेगा। कम टेम्परेचर पे बॉयल होने लगेगा तो खाना अगर पकना था 120 डिग्री सेल्सियस पे जाके, तो वो नहीं पकेगा, है ना। तो वो क्या है? या 100 डिग्री पे अगर पकेगा तो वो कैसे? अगर 80 ही बॉइलिंग टेम्परेचर हो गया। तो प्लेन के मुकाबले हिल्स में क्या होता है? ऊपर जाते हैं तो उसका जो प्रेशर है, प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। तो प्रेशर कुकर हम लोग यूज करते हैं कि उसके अंदर प्रेशर बढ़ाया जाए। जब प्रेशर बढ़ेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो वाटर को थोड़ा, पानी को ज्यादा समय लगेगा बॉयल होने में। तो जब पानी को समय लगेगा बॉयल होने में तो उसी समय अंदर जो खाना है वो भी पकेगा, तो खाना पूरा पक सकेगा, है ना। तो in the hills atmospheric pressure is lower than that of the plains and therefore water boils at a temperature lower than hills, है ना। तो ये चीज है, हो गया, है ना। Due to low atmospheric pressure on the hills, the water boils at temperature higher than 100, गलत। In the hills atmospheric density is low and therefore lot of heat is lost to atmosphere. In the hills the humidity is high, सब कुछ भी वाहियात। यही दोनों इंपॉर्टेंट है, उसमें से ए आपने छाट दिया। Why does dry HCl do not change the color of the dry litmus paper? लिटमस पेपर क्या करता है ना, एसिड बेस को डिटेक्ट करने का काम करता है। कैसे एसिड बेस को डिटेक्ट करता है? एसिड को, किसी भी एसिड को जैसे ही हम उसको लिक्विड में डालते हैं, यानी उसका एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं, तो क्या होता है? H+ आयन लिबरेट होता है। ये जो H+ आयन है उसको डिटेक्ट करता है कौन? लिटमस पेपर। लेकिन जब आप ड्राई HCl गैस की बात करते हैं तो ड्राई HCl गैस में क्या होगा? आपका H+ आयन भी नहीं होगा, H3O+, है ना, आयंस भी नहीं होगा। जब नहीं होगा तो इसका डिटेक्शन नहीं होगा। तो जब आयंस ही नहीं होंगे तो डिटेक्ट क्या होगा, है ना। तो बेसिकली ड्राई अगर लिखा हुआ है, यही यहां पे कैच था। तो ड्राई लिटमस पेपर अगर है, लिटमस पेपर अगर है, तो अगर वो H+ आयन या H3O+ आयन तभी काउंटर करेगा जब वो एक्वा सॉल्यूशन में रहेगा। आयंस तभी बनेंगे ना, अदरवाइज आयंस ही नहीं बनेंगे, फ्री में तो ऐसे रहेंगे नहीं। NNP at factor cost is equal to, this is the very important topic of economics, काफी बेसिक्स है, कंफ्यूजन होता है यहां पे, थोड़ा सा समझेंगे। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। जो भी इस कंट्री के अंदर जो भी चीजें हो रही हैं उसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलेंगे। अब इस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में वैसे भी लोग आएंगे जो अमेरिका से यहां आके काम कर रहे हैं, या हमारे लोग जो अमेरिका में काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें अगर हम नेट फैक्टर इन इनकम बोलेंगे, जैसे कुवैत, ओमान, सऊदी अरब इसमें कोई काम करता है, वहां से कुछ पैसा भेजा, वहां से सपोज 100 रुपया भेजा, है ना, वहां से सपोज 100 रुपीज उन्होंने भेजा। यहां जो यूएस वाला काम करता है वो अपने घर 80 रुपया भेज दिया, तो 20 रुपया जो हुआ, हम तो प्लस हो गए ना, तो यही जीडीपी में ऐड होगा। तो यही जो नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड है, ये जीडीपी में ऐड होगा। जब ऐड होता है तब बनता है जीएनपी, ये होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। आपसे पूछ सकता है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में नेट फाइनेंशियल इनकम फ्रॉम अब्रॉड एडेड है क्या? यस, एडेड है। तो जीडीपी प्लस एनएफआई जो है वो जीएनपी देता है। अब देखो, जीएनपी अगर डिप्रिशिएट करेगा, है ना, तब क्या बनाएगा? एनएनपी बनाएगा, एट मार्केट कॉस्ट, एट मार्केट प्राइस, है ना। तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस। अब ये एनएनपी एट मार्केट प्राइस में सब्सिडी माइनस करो, है ना, जो टैक्सेस है उसको माइनस करो, जो सब्सिडी ऐड करो, टैक्सेस माइनस करो, मतलब बेसिकली ये कहें तो इफेक्टिव है,
तो ये नेशनल इनकम बनता है। तो जो नेट नेशनल इनकम है ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम, है ना। इसी से आगे चलते हो तो होता है पर्सनल इनकम और एक होता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। इस पर्सनल इनकम में तुम बहुत सारी चीजों को माइनस करते हो, तब जाके पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बनता है। इसमें फिर कितना इंडिविजुअल टैक्स दिया जा रहा है या फिर कॉर्पोरेट टैक्स दिया जा रहा है, ट्रांसफर पेमेंट कितना है, वो सब है, हमारे काम की नहीं है। हम इसमें देखोगे तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, ये वाला जो फिगर है इसको याद कर लेना, है ना। यहां से जो सवाल आएगा इससे यहीं से आएगा और कहीं से नहीं आएगा, ये ठान लो, है ना। तो आप जरूर बताना कि आपको आज के 10 क्वेश्चंस में कितने मार्क्स आ रहे हैं। जो सवाल नहीं बना है, जो सवाल गलत हुआ है, उसको वापस से जाके रिवाइज करना भी आपका ही काम है। एंड प्लीज कमेंट विच वीडियो यू वांट नाउ फॉर योर फाइनल रिवीजन। थैंक यू।